गुड मॉर्निंग, वेलकम टू केटी क्लासेस। देखिए आज हम लोग क्लास 9 का बायोलॉजी देखेंगे और जो 5वां चैप्टर है और पार्ट ये आपका 10वां, यानी इस आपके चैप्टर में ये 10वां वीडियो है। आज जो हम लोग स्टडी करेंगे वो आपका है न्यूक्लियस, केंद्रक। देखिए केंद्रक है क्या, उसके बारे में हम जानेंगे। न्यूक्लियस या हिंदी में से कहते हैं केंद्रक। केंद्रक न्यूक्लियस किसे कहते हैं, बहुत सिंपल से टर्म्स है, बहुत सिंपल से आपका इस टॉपिक से जिसको हम लोग पढ़ेंगे आज, समझेंगे। देखिए जिस प्रकार एक मनुष्य का बॉडी का हाव भाव का, क्रियाओं का, फंक्शन का, वर्क का नियंत्रण हमारी मेमोरी करती है, उसी प्रकार से हमारे बॉडी में जो सेल पाए जाते हैं उस सेल को जो कंट्रोलिंग करने का काम करेगा, वो कंट्रोलिंग करने का काम कौन करेगा, आपका न्यूक्लियस करता है। यानी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आप कह सकते हैं कोशिका, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका केंद्रक होता है। जिस प्रकार मनुष्य के अगर मेमोरी काम करना बंद कर दे तो उसी काम करने बंद करने से क्या होता है, आपका मनुष्य समझ लीजिए नथिंग, कुछ नहीं, पागल या कुछ भी कर सकते हैं आप, उसका कोई वर्क नहीं रह जाएगा। मनुष्य जो क्वालिटी है तो क्वालिटी नहीं रह जाएगी, क्योंकि सोचने समझने की शक्ति या आप कह सकते हैं उसका नियंत्रण जो कैपेसिटी होती है वो क्षमता खत्म हो जाती है। उसी प्रकार से कोशिका जो होती है, कोशिका में आपका एक केंद्रीय पार्ट्स यानी केंद्रक में, आप प्रायः केंद्रक में यानी मिडिल में एक छोटा सा पार्ट्स होता है। उस छोटे से पार्ट्स को इतना कट रहा है, सहायक होता है, ले लिया हूँ थोड़ा सा। उस छोटे से पार्ट को हम क्या कहते हैं, केंद्र में पाए जाने वाले छोटे से भाग को जो आपका नियंत्रण कक्ष का काम करता है उसे हम केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। देखिए हंसी का कारण ये है कि हमारे साहब जो है थोड़ा सा कुछ गुनगुना रहे थे, इसलिए हंसी आ गई थी। बहरहाल हम क्या पढ़े थे, केंद्रक। केंद्रक क्लियर है। तो ये हम बताएंगे कोशिका के सबसे महत्वपूर्ण भाग है जो प्रायः कोशिका के मध्य में पाया जाता है। और जितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, हर एक प्रकार की कोशिका में प्रायः आपका केंद्रक उपस्थित होता है। और केंद्रक जो होता है प्रायः एक ही केंद्रक, आपके एक कोशिका में एक केंद्रक होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जहाँ पर केंद्रक नहीं भी होता है, कुछ ऐसे भी सेल होते हैं जहाँ पर केंद्रक एक से ज़्यादा भी होते हैं। यानी ध्यान दीजिएगा, हमने लिखा भी है या प्रायः सही प्रकार की कोशिका में पाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग होता है। दैट लाइज इज कोशिकांग। ये भी क्या है, आपकी कोशिका का एक अंग है। यानी जो कोशिका हम बनाते हैं, ठीक है, वो कोशिका जो बनाएंगे आप, इस तरह हम कोशिका जब डिवाइड करेंगे, बनाएंगे, तो केंद्रक में, केंद्र में यानी मध्य में पाया जाने वाला आपका जो सेंट्रल पार्ट होता है, उसे मध्य पाया जाने वाला जो ऑर्गन्स होता है, वही क्या ऑर्गन्स क्या होता है, प्रायः आपका केंद्रक कहलाता है। ये पादप कोशिका 6 से मध्य में होता है। थोड़ा सा जंतु कोशिका में ये मध्य से किनारे की तरफ भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर देखा जाता है कि केंद्रक केंद्र में पाया जाता है। ये मैंने लिख दिया आपका। इसकी खोज आप बात करेंगे तो इसकी खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। यानी कोशिका खोज होने के काफ़ी समय बाद रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी 1831 में। लिखा है मैंने, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक साइंटिस्ट ने किया था। कब किया था, 1831 में। यानी सन 1831 में केंद्रक की खोज हुआ था। केंद्रक का मुख्य काम क्या है, आपको कोशिका के अंदर जो जैविक क्रियाएं हो रही है, जो पचय क्रिया हो रही है, उन सभी जैविक क्रियाओं को, वो पचय क्रियाओं को क्या करती है, नियंत्रण करने का काम करती है। यानी इसको नियंत्रण, कंट्रोलिंग करने का काम करेगी। ये आपका इसका मुख्य फंक्शन होता है, मुख्य वर्क होता है, ठीक है। इसीलिए इसे हम नियंत्रण कक्ष के नाम से जानते हैं, कंट्रोलिंग चैम्बर के नाम से जाना जाता है, लिखा होगा। यह सभी जैविक क्रियाओं का नियंत्रण रखता है, इसीलिए इसे हम नियंत्रण कक्ष भी कहते हैं। क्या कहेंगे, नियंत्रण कक्ष के नाम से भी जानते हैं। यानी आपके बॉडी में, हमारे बॉडी में किसी जीव शरीर के जहाँ पर प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, खास करके उन प्रोकैरियोटिक कोशिका में ही बात करेंगे हम। सॉरी प्रोकैरियोटिक नहीं, जहाँ पर यूकैरियोटिक होगा। प्रोकैरियोटिक में तो केंद्रक आपके पूर्ण विकसित होता ही नहीं है। यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें, जो यूकैरियोटिक कोशिका है, उस यूकैरियोटिक कोशिका में प्रायः ये हमेशा आपका कंट्रोलिंग का काम करता है, इसलिए हम इसे कंट्रोलिंग चैम्बर के नाम से भी जानते हैं, चैम्बर के नाम से जानते हैं। अब देखिए आप बात आती है आपका केंद्रक जो होता है किन किन पदार्थों से मिलकर बना होता है। तो देखिए केंद्रक कई पदार्थ से मिलकर बने होते हैं। जैसे एक मेम्ब्रेन होता है,
जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे, यानी एक आवरण रहेगा जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे। कोई भी चीज़ का आवरण रहेगा तभी क्या होगा, अपने एक अलग अस्तित्व बनाएगा। अगर उस पर आवरण ना हो तो दूसरे मिक्स हो जाएगा ना जी। यानी किसी चीज़ को अस्तित्व तभी रहेगा जब उसके पास खुद का बाउंड्री वाल होगा, राइट। पता लगा आपके कई पार्ट्स, अगर एक तालाब है, उस तालाब में कई लोग अगर हैं, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में तो सब मिल जाएंगे। तो अगर कोई लिक्विड फॉर्म में होने के बाद उस पर एक आवरण बना ले तो वो लिक्विड फॉर्म उसका है, तो उसकी एक अस्तित्व रहेगा। तो एक इसका क्या होगा, आपका केंद्रक पोर यानी आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ साथ आपका केंद्रक द्रव, यानी उसके अंदर जो द्रव बना होगा केंद्रक द्रव कहलाएगा। उसके अंदर आपकी छोटी केंद्रिका होती है जिसे हम केंद्रिका के नाम से जानते हैं, केंद्रिका के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ आपके उसके अंदर गुणसूत्री पदार्थ, बहुत इंपॉर्टेंट पदार्थ है गुणसूत्री पदार्थ, आपके क्रोमोसोमल सबस्टेंस, यानी जो हमारी आनुवंशिकी सूचनाओं को ले जाने का काम करता है, यानी जो आपका एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में लक्षण वंशगत होते हैं, वो टोटल क्रोमोसोमल पदार्थ होते हैं। गुणसूत्री जो पदार्थ होता है आपके केंद्रक के अंदर ही पाया जाता है। किस कोशिका में, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। और साथ ही साथ केंद्रक मेम्ब्रेन देखेंगे कहीं कहीं इसका क्या होगा, आपका त्रुटि भी पाई जाती है। क्या होती है, त्रुटि पाई जाती है, इसे हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं, न्यूक्लियर पोर कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ, केंद्रक निम्नलिखित पदार्थों से मिलकर बना होता है। तो निम्नलिखित पदार्थ मैंने 3 दिखाया यहाँ पर, केंद्रक का, केंद्रक द्रव्य और गुणसूत्र। केंद्रक कला को इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या कहेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो है आपका क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, BRAN, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कौन, ये आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है आपका दोहरी कला होती है, यानी दोहरी परत की बनी होती है। कह सकते हैं केंद्रक जो होती है आपकी दोहरी, आपकी झिल्ली से आवरण से आपका क्या होती है, घिरी होती है, जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये दोहरी जो आपका आवरण होगा, देख रहे हैं ना, ये दोहरी आवरण, इन दोहरी आवरण के मध्य में स्पेस पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, स्थान पाया जाता है। उस स्पेस को हम न्यूक्लियर आपका स्पेस के नाम से जानते हैं। पूर्व केंद्रकी आपका स्पेस के नाम से जाना जाता है, यानी केंद्रक के पूर्व आपका जो स्पेस है उसे पूर्व केंद्रकी स्पेस के नाम से जानते हैं। माना जाता है इन दोनों के जो वाल होती है, इस वाल की मोटाई जो होती है 75 एंगस्ट्रॉम होती है। क्या होती है, 75 एंगस्ट्रॉम आपकी प्रत्येक परत की मोटाई होती है। यानी इस प्रत्येक परत की जो मोटाई होगी वो मोटाई कितना होगा, 75 एंगस्ट्रॉम होती है। इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अंतःप्रदावी जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा होता है। यानी ये आपकी जगह जगह पे अंतःप्रदावी जालिका से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। इस अंतःप्रदावी जालिका से जुड़े होने के कारण इसके बॉडी पे भी क्या होता है, आपकी छोटी छोटी संरचना पाई जाती है। इस छोटी संरचना को हम राइबोसोम के नाम से जानते हैं। किस नाम से, राइबोसोम। किस नाम से जानेंगे, ये आपका स्ट्रक्चर पाया जाएगा, ये संरचना होगी इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर भी और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी। राइबोसोम जो होता है प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। किसमें, प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है, राइट। ये क्या है आपका, चाहे ये आपको पार्ट से दिखाया गया, चाहे ये हो चाहे ये हो, क्या ये राइबोसोम, क्या है, राइबोसोम उपस्थित होता है। ओके, जगह जगह हमने बताया ये क्या होता है, टूटे हुए रहते हैं। तो आप क्या करेगा, न्यूक्लियर छिद्र, न्यूक्लियर छिद्र क्या कहलाएगा, न्यूक्लियर छिद्र। यानी आपका न्यूक्लियर आपका पोर कहलाएगा, नाभिक छिद्र कहलाएगा। इसी पोर के माध्यम से, इसके माध्यम से क्या होता है, आपका पदार्थों का आवागमन होता है। यानी आपका पदार्थ क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान आते जाते रहते हैं, कह सकते हैं विनिमय होता है। यानी आपके इसके माध्यम से, न्यूक्लियर पोर के माध्यम से कोशिका में क्या होता है, आपका कोशिका द्रव और न्यूक्लियर द्रव के मध्य पदार्थों क्या होता है, आदान प्रदान होता है। इस जगह जगह पोर पाया जाएगा, जैसे ये पोर हुआ, ये पोर हुआ, ये पोर हुआ। इसके द्वारा क्या होता है, आपकी जो कहाँ रहेगा, ये कोशिका द्रव में, कोशिका के अंदर द्रव में रहेगा। यानी आपका ये कोशिका द्रव है, इससे पाया जाएगा। तो कोशिका द्रव और आपके न्यूक्लियर द्रव, न्यूक्लियर प्लाज्म के मध्य क्या होता है, आपका पदार्थों का आदान प्रदान इस न्यूक्लियर पोर के माध्यम से ही होता है। क्लियर है। ये क्या आपका केंद्रिका,
केंद्रिका, क्या कहलाएगा? केंद्रिका। बाकी ये क्या लिखा है? क्रोमोसोमल पदार्थ, क्रोमोसोमल, दिखाई नहीं दे रहा तो मेरी आवाज को सुनिए, लिख लीजिएगा। दिस इज ए क्रोमोसोमल सबस्टेंस, क्रोमोसोमल मटेरियल, यानी गुणसूत्र होता है। गुणसूत्र जो होता है आपके क्रोमैटिन ग्रुप में, किस ग्रुप में? क्रोमैटिन ग्रुप में आपके इसमें पाए जाते हैं। तो कभी डीएनए का अध्ययन करेंगे तो उसमें बताएंगे, जबकि कुछ बुक में आपका इसी में दे दिया गया डीएनए के बारे में, लेकिन मैं डीएनए आपको अलग से पढ़ाऊंगा। राइट, क्रोमोसोमल पदार्थ होता है। और आपके इसके अंदर जो द्रव भरा होगा, इस द्रव को कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहेंगे? केंद्र द्रव। क्या कहलाएगा हिंदी में? केंद्र द्रव्य कहलाएगा, यानी इंग्लिश में न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। आज मैंने अधिकतर हिंदी वर्ड लिखा है। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, इसके बारे में हो गया, किन किन चीज़ों से मिलकर बना है ये आपको हमने स्टडी किया। ओके, क्लियर है? तो प्लीज राइट डाउन, नोट कीजिए, नोट कीजिए जल्दी से, उस पार्ट्स को नोट कीजिएगा आपको जो मैंने बताया। चलिए वीडियो पुश कर करके आप रोक रोक के आप इसको नोट कर लीजिएगा जरूर, आप फेयर में। आइए आप देखते हैं केंद्र की कार्य क्या था, आपका फंक्शन ऑफ केंद्र, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। केंद्र की कार्य क्या है? पहला काम मैंने बता ही दिया, पहला काम क्या? सब कुछ उसमें है। केंद्र का मुख्य काम क्या है? आपकी कोशिका के अंदर होने वाली समस्त क्रियाओं का, समस्त, चाहे वो जैविक हो चाहे वो अपचयी हो, यानी एवरीवन, आपके जो फंक्शन होते हैं कोशिका के अंदर, उन सभी जैविक क्रियाओं को क्या करती है? आपका उपापचय क्रियाओं क्या करती है? नियंत्रण करने का काम करेगी। क्या करेगी? नियंत्रण, कंट्रोलिंग करने का काम करेगी। जैसे मैंने बताया ना जी, हमारी पूरी बॉडी का कंट्रोल कहाँ से होता है? मेमोरी से। ठीक है, ये आपके पीछे की तरफ मेमोरी होती है, मस्तिष्क होती है। तो जो मस्तिष्क से हमारी है, वो मस्तिष्क क्या करती है? ब्रेन जो है, वो ब्रेन क्या करता है? आपका पूरी बॉडी का नियंत्रण करता है। उसी आधार पर हम आपसे बात कर रहे हैं, उसी आधार पर वीडियो बना रहे हैं, उसी आधार पर हम सब कुछ करते हैं। अगर हमारा ब्रेन काम नहीं करेगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। यानी आपका समझ लीजिए अपाहिज, यानी जीवित रह के भी आपके मृतक के समान है। उसी प्रकार से ये समस्त जैविक क्रियाओं का क्या करता है? यह उपपचय क्रियाओं का, आपकी कोशिका के अंदर होने वाली क्रियाओं का नियंत्रण करने का काम करता है। यह कोशिका में होने वाली क्रियाओं का नियंत्रण करती है, पहला काम। क्लियर है? दूसरा मैंने लिखा है यहाँ पर, यह आनुवंशिकी गुणों का नियंत्रित करती है, यानी आनुवंशिकी गुण जो होती है उसको भी नियंत्रण करने का काम करती है। हमने बताया था ना जी, क्या होती है? आपके इसके अंदर क्रोमोसोमल पदार्थ होते हैं, गुणसूत्री पदार्थ होती है, उस गुणसूत्र में डीएनए होते हैं, डीएनए में जीन्स होते हैं। तो आपके इसी पदार्थ से, जीन्स से क्या होता है? आपका जो माता पिता की प्रॉपर्टी होती है, गुण होते हैं, वह उसके संतान में जाती है, उसके संतानों में ले जाने का कार्य करता है। तो वो आपको कितना ले जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, पूरा कंट्रोलिंग कौन करेगा? केंद्र करता है। कौन करता है? केंद्र, यानी आनुवंशिक गुणों का नियंत्रण करने का काम करता है। नेक्स्ट लिखा है मैंने, यह कोशिका विभाजन को नियंत्रित करती है। राइट, सेल डिवीजन, यानी जब आपका आनुवंशिक पदार्थ एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में जाता है, उस समय जब कोशिका विभाजन होता है या बॉडी का ग्रोथ होता है, जब कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन को ये क्या करती है? नियंत्रण करने का काम करती है। ऐसा नहीं कि आपको एक बार स्टार्ट होगा तो जिंदगी भर चलती रहेगी, ऐसा नहीं। जरूरत पे है तो स्टार्ट है, रुकेगी, जरूरत नहीं तो उसको ब्रेक कर किया जाता है। तो कौन करेगा नियंत्रण? आपका केंद्र का काम होता है नियंत्रण करने का। इसमें प्रोटीन निर्माण के संबंधित सभी प्रकार के कुछ सूचनाएं निहित होती है, यानी प्रोटीन फॉर्मेशन करने के लिए जो आपका कोडांस होते हैं, क्या होते हैं? कोडांस, यानी जीन्स ही आपके कोडांस ग्रुप में होते हैं। तो वह कोडांस कहाँ पाएगा? आपके गुणसूत्री पदार्थ में पाया जाता है, यानी केंद्र के अंदर ही पाया जाता है। राइट, याद आ गया। यह डीएनए के पुनरावृत्त और अनुलेखन में सहायक होती है, यानी डीएनए की जो पुनरावृत्त होती है और उसका अनुलेखन जो होगा उसमें क्या करेगी? सहायता करती है। अर्थात डीएनए में खासियत होती है अपने जैसे डीएनए बनाने की, तो उन्होंने जो रेप्लिकेशन, ठीक है, उसके आधार पर कार्य करता है। ठीक है, तो आपका पुनरावृत्त और अनुलेखन दोनों क्या है? आपके एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो डीएनए के पुनरावृत्त अनुलेखन का में सहायता कौन करेगा? केंद्रीय करता है। कौन करेगा? केंद्र करता है। राइट, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, ये आपके इसके वर्क हो गए और आपके कार्य हो गए। प्लीज़ आप नोट कर लीजिएगा, वो छोटे में बताया गया। हाई लेवल पे जाएंगे, जितना हाई लेवल पे उतना और आपको ब्रॉड पढ़ाया जाएगा। तो 9th क्लास 9 का स्तर के लिए इतना आपके लिए काफ़ी है। प्लीज़ आप नोट कीजिए, ठीक है।
जब इंटर का वीडियो बनाएंगे तो उसमें जब पढ़ाएंगे तो इंटर का वीडियो और इंटर के लिए लेवल का नहीं होगा और हाई लेवल का ही पढ़ाया जाता है। फिलहाल 9 के लिए तब इतना ही। ओके, थैंक यू, सी यू अगेन।